इस आदमी को भीड़ से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो पूरा दिन अपने घर के अंदर ही रहता। उसके कोई दोस्त नहीं थे, उसका बस एक ही शौक था पजल डिजाइन करना, और उसी से वो कमाई भी करता और अपना घर चलाता। जॉन सच में एक बिल्कुल अकेला रहने वाला इंसान था। आखिरी बार वो अपने घर से बाहर तब निकला था जब वो अपने जुड़वा भाई जेम्स की शादी में गया था, लेकिन एक दिन उसकी शांत जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसे उसकी भाभी लूसी का फोन आया। लूसी चाहती थी कि जॉन उसकी एक बहुत जरूरी काम में मदद करे, लेकिन मामला इतना मिस्टीरियस था कि वो जॉन को फोन पर कुछ समझा नहीं सकती। जॉन को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करने के लिए लूसी ने उसके लिए ऑनलाइन कार बुक कर दी। 140 किलोमीटर के सफर में जॉन ने ड्राइवर से एक शब्द बात नहीं की। फिर जब वो अपने भाई के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भतीजा कितना बड़ा हो गया है। फिर लूसी ने उसे बताया कि उसका भाई जेम्स पिछले कुछ समय से बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। एक खास केस के बाद से जेम्स जैसे बिल्कुल बदल गया था। वो खुद को कमरे में बंद रखने लगा और अक्सर देर रात घर आता। 3 दिन पहले तो जेम्स घर लौटा ही नहीं, उसने बस एक बहुत अजीब सा लेटर भेजा। उस लेटर में कोडेड मैसेज थे जो वो दोनों बचपन में इस्तेमाल किया करते थे। जेम्स ने अपनी पत्नी के लिए कुछ मिस्टीरियस मैसेज छोड़े थे। उसने लूसी से कहा था कि वो एक जरूरी रेजिग्नेशन लेटर उसके सुपीरियर को दे दे और उसके किसी भी कलीग पर भरोसा ना करे। उसने पुलिस स्टेशन छोड़ते समय लूसी को हिदायत दी थी कि वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाए और कभी वापस ना आए। ये सब कुछ इतना अचानक और डरावना था कि लूसी ने अपने पति के ऑफिस में सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे याद था कि जेम्स के पास एक ऑरेंज नोटबुक थी। उसे पूरा यकीन था कि असली क्लू उसी नोटबुक में है और शायद वो पुलिस स्टेशन में ही छूट गई। इसीलिए लूसी ने जॉन से कहा कि वो जेम्स बनकर पुलिस स्टेशन जाए और सच्चाई का पता लगाए, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस है। इसीलिए उसे कोई भी पहचानेगा नहीं कि वो जेम्स नहीं बल्कि जॉन है। लेकिन जॉन बहुत हिचकिचा रहा था। वो ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये मामला सीधे जेम्स के पूरे परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है। मजबूर होकर जॉन को अपनी कंफर्ट भरी जिंदगी छोड़नी पड़ी। आखिरकार उसने लूसी की बात मान ली। अगली सुबह जॉन पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर गया उसने देखा कि एक औरत उससे मिलने नीचे आ रही है। ये जेम्स की सुपीरियर थी, वही ऑफिसर जिसके पास जेम्स ने लूसी को रेजिग्नेशन देने को कहा था। अच्छी बात ये थी कि जॉन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। अपनी घबराहट छुपाने के लिए वो तुरंत एलिवेटर में घुस गया, लेकिन दूसरी रुकावट उससे भी ज्यादा मुश्किल थी। उसका ऑफिस एक ओपन स्पेस में था। जेम्स के ऑफिस तक पहुंचने के लिए उसे कई कलीग के बीच से होकर गुजरना था। उसने तुरंत अपनी चाल तेज कर दी। उसे भरोसा था कि जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं तब तक कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो जॉन ये देखकर चौंक गया कि सामने वाले दरवाजे पर लगी नेम प्लेट बिल्कुल अलग है। जैसा लूसी ने बताया था वैसा नहीं है। दरअसल जेम्स जिस टीममेट मैट पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, अब उसकी जगह वो कैबिन किसी कार्टर नाम के ऑफिसर का था। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ कार्टर आ गया। कार्टर ने उसे बताया कि आज सुबह एक लॉयर अपने ऑफिस में मरा हुआ मिला है। उसके सीने में पेरिंग नाइफ घुसी हुई थी। फिर कुछ समय बाद तुरंत ही जॉन को क्राइम सीन पर ले जाया गया। वह सबसे पहले उसकी मुलाकात ऑफिसर साइमन से हुई, लेकिन किस्मत से जॉन ने घर पर रिसर्च कर रखी थी और वो जानता था कि साइमन उसका सबसे छोटा जूनियर है। साइमन की उम्मीद के मुताबिक जॉन ने उससे कुछ सवाल किए और जल्दी से वहाँ से निकलकर डेड बॉडी देखने चला गया। लेकिन जब जॉन ने विक्टिम की लाश देखी तो वो अंदर से हिल गया। पूरा सीन खून से सना हुआ था। फिर जैसे ही जॉन पीछे मुड़ा, उसकी मुलाकात ऑफिसर एलिस से हुई, जिसे जेम्स की सीनियर का सबसे भरोसेमंद ऑफिसर माना जाता है। छोटी उम्र होने के बावजूद वो पुलिस एकेडमी की एक मजबूत पिलर बन चुकी थी। जॉन ने केस रिपोर्ट की हर बात याद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने सब कुछ खुद सुना तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को अपनी घबराहट दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली टेस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि क्राइम फ्राइडे को हुआ था जब सब लोग काम खत्म कर चुके थे। इसीलिए पुलिस ने बिल्डिंग में मौजूद सभी सस्पेक्ट को मीटिंग रूम में बुलाया। जॉन इतना तनाव में था कि उसे दूसरों की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। जल्दी ही उसने बहाना बनाया कि कमरे में बहुत गर्मी है और बाहर चला गया। वो लूसी को फोन करके बोलना चाहता था कि अब वो ये सब संभाल नहीं पा रहा, लेकिन उसी समय अचानक उसे समझ में आया कि इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड पजल की तरह दिख रहे थे। इस बार उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। वो तुरंत वापस मीटिंग रूम में गया। उसने सातों सस्पेक्ट के कन्फेशंस को समय के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा। साथ ही उसने व्हाइट बोर्ड पर हर इंसान के दोषी होने की संभावना लिखी। उसने
उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो के मिलान के आधार पर कैलकुलेशन किए। आखिर में उसने बिल्कुल पजल सुलझाने की तरह असली सस्पेक्ट को पहचान लिया। उसे किलर का मोटिव तो नहीं पता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि असली कल्प्रिट वही इंसान है जिसे सबसे पहले शक के घेरे से बाहर किया गया था, जिसे लिस्ट में बी नाम दिया गया। इस बात पर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन तभी एक औरत प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुश्किल सवालों की बौछार के सामने मर्डरर सारा आखिरकार सबके सामने टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो केस बाहर से बहुत उलझा हुआ लग रहा था, वो एक पहेली की तरह आसानी से सुलझ गया। इसके बाद जॉन वापस जेम्स के ऑफिस में गया। सबसे पहले उसकी नजर लेटेस्ट पर्सनल लिस्ट पर पड़ी और उसने तुरंत लिस्ट को अपनी जैकेट में रख लिया। फिर वो लूसी के बताए हुए जेम्स के ऑरेंज नोटबुक को ढूंढने लगा। फिर अचानक जब उसने ड्रॉर खींचा तो ड्रॉर अटकने लगा। तब उसने ड्रॉर के अंदर हाथ डालकर टटोलना शुरू किया। तभी उसके हाथ में वही ऑरेंज नोटबुक आ गई। उसके अंदर बहुत घनी लिखावट थी और अनगिनत सिंबल बने हुए थे जिन्हें वो तुरंत समझ नहीं पाया। तभी बाहर से उसके सीनियर की आवाज आई जो उसे बुला रही थी। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके कलीग उसका हीरो की तरह तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे। दरअसल सारा से इंट्रोगेशन करने पर सच्चाई सामने आ गई। किलर सारा और विक्टिम पिछले 6 साल से एक सीक्रेट अफेयर में थे। जब आदमी ने ब्रेकअप करने की बात कही तो सारा को अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहा और उसने गुस्से में आदमी को मार दिया। हालांकि जॉन के इन्वेस्टिगेशन का तरीका थोड़ा अलग और अनोखा था, फिर भी उसके सुपीरियर्स ने उसकी खूब तारीफ की। फिर शाम को जब जॉन घर लौटा और उसने लूसी को नोटबुक दिखाई तो लूसी भी उसके अंदर बने सिंबल का मतलब समझ नहीं पाई। शायद जेम्स किसी बड़े सीक्रेट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसीलिए जॉन ने तुरंत फैसला किया कि वो अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन जाएगा और आगे की जांच करेगा। उस दिन जॉन ने अपने तरीके से जेम्स के गायब होने से जुड़े सभी लोगों और उन मिस्टीरियस सिंबल को दीवार पर लिखा। अब जॉन के गायब होने के पीछे की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जॉन ने जेम्स का रूप धारण करने का फैसला किया। उसने इनक्रिप्टेड रूप से अपनी जो इन्वेस्टिगेशन दीवार पर बनाई थी उसमें अपना नाम भी लिखा। दरअसल जॉन लुडविग नाम से पजल बनाता था, जो इस सीरीज का भी नाम है। जैसे कई राइटर अपना नाम बदलकर बुक लिखते हैं। खैर अगले दिन वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में घुसा ताकि सच्चाई का पता लगा सके। फिर भीड़ से भरे एलिवेटर में किसी भी मुसीबत से बचने के लिए वो शांति से रिसेप्शन डेस्क पर गया। वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था और कैजुअल तरीके से वहाँ लगे एडवर्टाइजमेंट की तरफ इशारा करते हुए उसकी तारीफ कर रहा था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक एलिवेटर खाली नहीं हो गई। आखिरकार उसे मौका मिल गया, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंचा तभी अचानक उसकी मुलाकात जेम्स की सीनियर से हो गई। तब थोड़ी सी बातचीत में ही जॉन्स को जेम्स के गायब होने से जुड़े कुछ क्लू मिल गए। उसे पता चला कि सिंक्लेयर इंसिडेंट जो कि एक केस है, उसके बाद जेम्स के टीममेट मैट को उनके सीनियर्स ने निकाल दिया था। उन पर प्रेशर डाला गया कि उन दोनों में से किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तब आखिर में जेम्स के टीममेट मैट ने रिजाइन कर दिया। मैट पर ही जेम्स सबसे ज्यादा यकीन करता था, इसीलिए जॉन को ऑफिस में जेम्स के टीममेट मैट के कैबिन की जगह कार्टर का कैबिन दिखा। अब सच्चाई जानने के लिए लूसी ने जॉन को जेम्स के ऑफिस में जाने को कहा। जॉन को पता था कि जेम्स के कंप्यूटर में बहुत अहम क्लू हो सकते हैं, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट जितनी थी। उससे कंप्यूटर ऑन तक नहीं हो रहा था, लेकिन किस्मत से उसने गलती से माउस को छू लिया, जिससे कंप्यूटर स्लीपिंग मोड से बाहर आ गया। फिर अचानक जॉन ने कंप्यूटर में देखा कि जिस दिन जेम्स गायब हुआ था उस दिन उसने कई लोगों को फोन किया था, जिसमें कुछ पुराने एम्प्लॉइज और कुछ नए हायर्स भी शामिल थे। फिलहाल जॉन को समझ नहीं आया कि इसके पीछे क्या राज है। उसने कॉल हिस्ट्री में दिख रहे आखिरी नंबर को अपनी कलाई पर लिख लिया। जब उसने पिछला पेज बंद किया तो स्क्रीन पर एक सर्च बार दिखाई दिया। उसने तुरंत उसमें सिंक्लेयर नाम टाइप किया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिंक्लेयर केस पहले ही बंद कर दिया गया था। लेकिन जॉन को डिटेल जाननी है। लेकिन अगर जॉन को डिटेल्स जाननी है तो उसे जेम्स का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कोड चाहिए। तभी बाहर से एक औरत के रोने की आवाज आई। जॉन पार्टीशन के ऊपर से झांक कर देखने लगा। उसने देखा कि उसका कलीग कार्टर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाने आई औरत को शांत करके भेज रहा है। फिर कार्टर तुरंत ही जॉन के पास आया और उसे बताने लगा कि उस औरत का पति कंपनी ट्रिप पर गया था, लेकिन पिछली रात उसके पति का एक अजीब सा कॉल आया। उसके बाद वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया, इसीलिए रिपोर्ट दर्ज होने के बाद केस यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि जॉन पेपर वर्क में बिजी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से वो इस नए केस को लेकर बहुत एक्साइटेड था, जैसे वो किसी इंटेलेक्चुअल गेम को डिजाइन करने में पार्ट ले रहा हो।
थोड़ी देर बाद जॉन और उसकी टीम उस होटल में पहुंचे जहां वो मिसिंग आदमी आखिरी बार रुका था। वो एक प्राइवेट होटल है। वो होटल थोड़ा पुराने टाइप का था। वहाँ होटल ओनर ने बताया, जो कि रिसेप्शन भी संभालती है, कि गायब होने वाले आदमी का नाम पीटर है। उसने होटल में एक हफ्ते के लिए रूम बुक किया था ताकि स्टाफ ट्रेनिंग में पार्ट ले सके, लेकिन कल शाम करीब 7 बजे वो बिना चेकआउट किए जल्दी से कहीं चला गया। उसके साथ आए 3 एम्प्लॉय अभी भी वहाँ थे और एक स्किल इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर जॉन उन लोगों के पास गया। जब जॉन ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बस इतना बताया कि कल रात डिनर के समय उनके बॉस की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर सुबह उन्होंने देखा कि उसकी कार गायब थी। वो ब्रेकफास्ट के लिए भी नीचे नहीं आया। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ उन्हें और क्लू नहीं मिल पाए, लेकिन किस्मत से रिसेप्शन डेस्क पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। फिर जब उन्होंने वीडियो देखा तो पता चला कि हर दिन रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक की फुटेज गायब थी। फिर अगले दिन सुबह 8 बजे से रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हो जाती थी। हर दिन 11 घंटे की रिकॉर्डिंग गायब थी, क्योंकि होटल ओनर को सोने से पहले पावर बंद करने की आदत है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर एलिस ने पता लगाया था कि मिसिंग पर्सन की कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती थी। वो असल में हाई एंड स्पा के मेंबरशिप कार्ड बेचती थी, लेकिन असली बात ये थी कि वो स्पा बने ही नहीं थे। वेबसाइट पर जो इमेज थी वो सब नकली थी। मतलब ये पॉसिबल था कि पीटर ने लोगों से महंगी मेंबरशिप फीस वसूली, फिर उन्हीं पैसों को स्पा बनाने में इन्वेस्ट किया। इसके अलावा ये उसका पहला इलीगल काम नहीं था। 1 साल पहले उसने म्यूजिक फेस्टिवल में टिकट स्कैपलिंग के जरिए काफी बड़ी रकम ठगी थी। और भी हैरानी की बात ये थी कि पिछले 6 साल में उसने लगातार 4 कंपनीज को बैंक करप्ट किया था। मतलब साफ था कि पीटर एक चोर और ठग है। पैसा मिलने के बाद वो नई पहचान बनाकर अगली ठगी शुरू कर देता था। लेकिन जब जॉन से पूछा गया कि वो क्या सोचता है तो वो बस कैमरा से निकाली गई इमेजेस पर ध्यान दे रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उसे दोनों फ्रेम के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा था। घर लौटने और डिनर करने के दौरान भी जॉन उन दोनों फोटो के डिफरेंस के बारे में ही सोच रहा था। तब लूसी ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जॉन जेम्स के गायब होने की बजाय एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तभी जॉन को अचानक सिंक्लेयर नाम याद आया। लूसी ने कभी अपने पति के मुंह से ये नाम नहीं सुना था। उसी सुबह दोनों ने नोटबुक के सिंबल को समझने और ये जानने की कोशिश की कि जेम्स के फोन में पुलिस चीफ की चुपके से ली गई फोटोज क्यों है। इसी वजह से लूसी जेम्स के टीममेट मैट से मिलने गई, लेकिन उसे पता चला कि वो 1 महीने पहले ही घर बदल चुका है। उस सुबह उनकी इन्वेस्टिगेशन में पहला मोड़ आया। उन्होंने जॉन की कलाई पर लिखे हुए नंबर पर कॉल किया तो सामने से बस एक ऑटोमेटेड वॉइस रिकॉर्डर की आवाज सुनाई दी। लेकिन आज के समय में कोई भी उस पुरानी मशीन का इस्तेमाल नहीं करता। बाद में एलिवेटर में जॉन ने देखा कि कार्टर को शेरिफ जिगलर का कॉल आया था, लेकिन उसने झूठ बोला कि वो उसकी बेटी का कॉल है। इस पूरे मामले में आखिर कौन सा राज छिपा था? लेकिन पीटर के केस की नई इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस स्टेशन में कई सारी तनाव भरी घटनाएं एक साथ होने लगी। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन पीटर गायब हुआ था उसी दिन उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी। इस बीच होटल में जिन 3 लोगों पर शक किया जा रहा था वो तीनों सेल्स पीपल थे। पीटर ने उन्हें ज्यादा सैलरी का वादा करके नौकरी पर रखा था, लेकिन असल में उन्हें ठग रहा था। उधर पुलिस को अभी अभी पीटर की कार एक क्लिफ के पास मिली थी। इत्तेफाक से वो एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत से लोग अपनी जिंदगी खत्म करने जाते थे। इसीलिए कार्टर को लगा कि पीटर अपने ठगी से होने वाले अंजाम से डर गया था और घबराहट में उसने कोई जल्दबाजी वाला कदम उठा लिया। लेकिन जॉन को पीटर के पत्नी के पुलिस को बताए गए उस अजीब से फोन कॉल पर भी शक था। पीटर ने अपनी पत्नी को सामान पैक करके उसके साथ क्लिफ पर आने को नहीं कहा था। मतलब साफ था कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं था। फिर जॉन और उसकी टीम तुरंत होटल वापस जाकर बाकी तीनों लोगों से बात करते हैं। जब उन तीनों को पता चला कि पीटर एक ठग था तो वो लोग घबराने लगे। उन्होंने बताया कि तीनों ने अपने रिश्तेदारों से 500 पाउंड उधार लेकर इस कंपनी को ज्वाइन किया था, जहां उन्हें हाई प्रॉफिट का वादा किया गया था। मतलब वो लोग भी ठगी का शिकार थे। यहाँ तक कि वो टीचर जो एम्प्लॉइज को मोटिवेशन स्पीच दे रहा था वो भी एक विक्टिम था, क्योंकि उसे भी उसकी सैलरी नहीं मिली थी। फिर जॉन और कार्टर तीनों अलग अलग पूछताछ करते हैं। फिर आखिरकार उन्हें पूरी बात पता चली। दरअसल वो तीनों हाल ही में जेल से छूटे थे। उन्होंने प्रोबेशन रूम के बाहर लैंप पोस्ट पर लगा एडवर्टाइजमेंट देखा था। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की एक चोर थी। एक आदमी ने अपनी एक्स वाइफ पर हमला किया था और दाढ़ी वाले आदमी ने ड्रंक ड्राइविंग की थी और एक बाइक राइडर को घायल कर दिया था। वो सब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी पहली नौकरी का मौका खो दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सभी विक्टिम ही थे, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन वही रुक गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब जॉन होटल से बाहर निकला तो उसने कोर्ट यार्ड में कुछ अजीब देखा। वहाँ 2 वाज बराबर दूरी पर रखे थे। एक साफ सुथरा था लेकिन दूसरा वाज गंदा था। उस पर काई जमी हुई
हुई थी। जॉन सोचने लगा कि दोनों वास में ये फर्क क्यों है। वापस पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी जॉन को यकीन था कि राज उन्हीं दो सीसीटीवी कैमरा इमेज में छुपा है, लेकिन उसे दोनों फ्रेम में कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। तभी एलिस ने उसे हल्की मुस्कान के साथ बताया कि नीचे उसकी वाईफाई है और उससे मिलना चाहती है। असल में लूसी लंच देने का बहाना बनाकर आई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने नोटबुक में कुछ अजीब ढूंढा है। दरअसल पहला पेज साफ तौर पर फाड़ा गया था। पिछले पेज के बचे हुए निशानों से लूसी को सिंक्लेयर केस से जुड़ी टूटी फूटी जानकारी मिली। ऐसा लग रहा था कि उसमें फोन नंबर्स भी लिखे थे। ये उनकी इन्वेस्टिगेशन को एक कदम आगे बढ़ा सकता था। इसीलिए जॉन नोटबुक लेकर फिर से जेम्स के कंप्यूटर के पास गया। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा और उसे जेम्स के कंप्यूटर में उसके सीनियर की आईडी में एज अ पासवर्ड टाइप किया और वो पासवर्ड काम कर गया। जेम्स के कंप्यूटर में जॉन को सिंक्लेयर केस की फाइल मिली। जॉन के पास डिटेल ध्यान से पढ़ने का समय नहीं था, इसीलिए उसने पूरी फाइल तुरंत प्रिंट कर ली। लेकिन जब वो पेपर को नोटबुक में रख रहा था, उसने देखा कि नोटबुक का रैपिंग पेपर थोड़ा सा तिरछा था। उसी समय जैसे उसे अचानक कुछ समझ में आ गया। दरअसल उसे उन दो सीसीटीवी कैमरा इमेज के बीच का फर्क समझ में आ गया था। साथ ही उसने देखा कि पीटर के अकाउंट से कोई भी पैसे निकाले ही नहीं गए थे। तो फिर होटल ओनर ने एडवांस डिपॉजिट मिलने का दावा क्यों किया था? ये सोचकर जॉन ने अपने जूनियर साइमन को ऑर्डर दिया कि सभी सस्पेक्ट को फिर से होटल में इकट्ठा किया जाए। दूसरी तरफ वो और कार्टर होटल ओनर से मिलने गए। दरअसल जॉन ने दोनों फोटो में ये डिफरेंस ढूंढा था कि रिसेप्शन डेस्क के पीछे के वॉलपेपर को रिप्लेस किया गया है। वो जगह पहले एक किचन थी जिसे बस पतले से प्लास्टर बोर्ड से बंद किया गया है। जब स्टाफ ने उस दीवार को काट दिया तो अंदर सफेद कपड़े के रोल से बहुत तेज बदबू आ रही थी। यहाँ साफ हो गया कि उसके अंदर मिसिंग कॉन आर्टिस्ट पीटर की लाश थी। ये सच्चाई जानकर सब लोग शॉक रह गए। जल्दी ही सारी परतें खुलने लगी। दरअसल करीब एक साल पहले पीटर ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान पेश किया था जिसे उसने रिस्क फ्री बताया था। तब होटल ओनर ने उस पर भरोसा कर लिया और अपने सारे एसेट लगाकर लग्जरी रिजॉर्ट की हाई लेवल मेंबर बन गई। लेकिन वो अकेली मर्डरर नहीं थी। असल में वहाँ मौजूद लगभग सभी लोग इस क्राइम में शामिल थे। जब स्टाफ को पता चला कि पीटर की कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी है तो उसी शाम डिनर के दौरान उन्होंने अपने 500 पाउंड वापस मांगे। इस हालत में पीटर डर गया और अपना सामान पैक करके होटल छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर भागा, 3 लोग अचानक उसके सामने आ गए। तब धक्का मुक्की में पीटर गलती से गिर गया और उसका सिर एक वास से टकरा गया, जिससे वो वही गिरकर मर गया। तब बाकी तीनों लोग डर गए। तभी होटल ओनर ने ये सब देख लिया, क्योंकि वो भी पीटर की ठगी का शिकार थी। उसने लाश को छिपाने का सुझाव दिया। उसने रिसेप्शन एरिया के सिक्योरिटी कैमरा बंद कर दिए और रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर दी। उसके बाद चारों ने मिलकर सबूत मिटाने की योजना बनाई। पहले उन्होंने दीवार का एक हिस्सा हटाया और लाश को पुराने किचन में छिपा दिया। फिर जल्दी से नई वॉलपेपर लगाकर सब कुछ ढक दिया। इसके बाद उन्होंने पीटर की कार लेकर 4 घंटे ड्राइव करके उसे क्लिफ तक पहुंचाया और फिर लौटकर उसकी मौत का झूठा सबूत तैयार किया। इस पूरे मामले में बस मोटिवेशन टीचर पूरी तरह से निर्दोष था। उसे कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उसे प्राउड था कि उसकी ट्रेनिंग से ये एक्स क्रिमिनल एकजुट होकर टीम की तरह काम करना सीख गए। लेकिन दुख की बात ये थी कि आखिर में सब पकड़े गए। अब पीटर का केस बंद कर दिया गया। जॉन को भी मजबूरी में विक्टिम के परिवार को बुरी खबर देना सीखना पड़ा। इसीलिए जब जॉन घर लौटा तो उसके दिमाग में और भी ज्यादा शक भर गया था। उसे लगने लगा कि जेम्स ने अपने गायब होने से जुड़े जो क्लू छोड़े थे वो शायद पहले से सोचे समझे प्लान का हिस्सा थे। सिंक्लेयर मिस्ट्री को आखिरकार एक ऐसे केस के रूप में बंद किया गया था जिसमें एक चोर ने घबराहट और जल्दबाजी में किसी को मार दिया। पुलिस ने कल्प्रिट को पकड़ लिया और फैसला सुना दिया। लेकिन जब जॉन ने रिकॉर्ड का जिक्र किया तो उसके पास बैठे उसके भतीजे को अचानक याद आया कि जेम्स के ऑफिस में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी था। उसी समय लूसी ने ऑनलाइन सिंक्लेयर केस की जानकारी ढूंढी और वो ये देखकर हैरान रह गई। उस केस का क्राइम सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसी फोटोज जेम्स के फोन में सेव है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जेम्स के ऑफिस के रिकॉर्डिंग डिवाइस की रिपोर्ट और जो रिपोर्ट जॉन ने पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर से प्रिंट की थी उनमें एक दिन का फर्क था। पहली रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जेम्स सिंक्लेयर केस का लीड डिटेक्टिव था और उस रिपोर्ट में चोरी का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अगले दिन वाली रिपोर्ट का पूरा कंटेंट बदल चुका था। यहाँ तक कि फाइल की गई सिग्नेचर भी बदलकर जेम्स की जगह किसी शेरिफ जिगलर की हो गई थी। ये देखते ही जॉन को कार्टर के उस फोन कॉल की याद आई, क्योंकि उसे लिफ्ट में जिगलर की कॉल आई थी। लेकिन उसने झूठ बोला था कि उसे उसकी बेटी की कॉल आई है। शेरिफ जिगलर उनका सीनियर ऑफिसर है। अब जॉन को समझ नहीं आता शेरिफ जिगलर, ऑफिसर कार्टर और उनकी सीनियर ऑफिसर में क्या कनेक्शन है। और हो सकता है कि उन तीनों और सिंक्लेयर केस का जेम्स के गायब होने
होने से कोई कनेक्शन हो। अब जॉन और लूसी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने अपने काम बांट लिए। लूसी ने सिंक्लियर केस में हुए हाउस ब्रेकिंग और मर्डर पर ध्यान लगाया। वो रिपोर्टर बनकर उस चोर की मां से मिलने गई। जेम्स ने विक्टिम सिंक्लेयर की इन्वेस्टिगेशन की थी। सिंक्लेयर एक ब्लॉगर थी जो ऑनलाइन अपने भड़काऊ और गुस्से भरे बयानों की वजह से मशहूर हो गई थी। दूसरी तरफ जॉन को कार्टर के बारे में पता लगाना था, क्योंकि शेरिफ जिगलर अक्सर कार्टर को प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता था और उससे बहुत मिस्टीरियस बातें करता था। कई दिनों की बातचीत के बाद कार्टर जॉन की इन्वेस्टिगेशन स्किल और उसके काम करने के तरीके से काफी इम्प्रेस हो गया था। फिर कार्टर ने खुद ही अपने दिल का बोझ हल्का किया। उसने बताया कि उसकी फियांस की अचानक मौत हो गई थी और उसकी फियांस का बायोलॉजिकल फादर और कोई नहीं बल्कि शेरिफ जिगलर था। मतलब शेरिफ जिगलर कार्टर का ससुर बनने वाला था। अब सिंक्लेयर केस की वजह से पुलिस स्टेशन में स्टाफ की कमी हो गई थी, इसीलिए कार्टर को अपना मनपसंद और पुराना वर्क प्लेस छोड़कर जेम्स का नया टीममेट बनना पड़ा। इस तरफ लूसी सिंक्लेयर केस में एज अ क्रिमिनल जेल में बंद चोर की मां से मिलने गई थी, लेकिन उसकी मां पूरे यकीन से कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है, क्योंकि क्राइम वाली रात वो दोनों घर पर ही थे। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। साथ ही पुलिस को क्राइम सीन पर उसके बेटे के डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट मिले थे। यहाँ तक कि गवाह भी थे जिन्होंने उसके बेटे को सिंक्लेयर के घर से निकलते हुए देखा था। मतलब उनके बेटे को फंसाने के लिए और सिंक्लेयर को मारने के लिए पहले से प्लान बनाया गया था। अब उनके बेटे पर पहले भी चोरी के केस थे, इसीलिए लॉयर ने सलाह दी कि उसे अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए ताकि उसे कम सजा हो। कुछ ही समय में लूसी को उनके बेटे से जेल में कॉल करके और जानकारी लेने की इजाजत मिल गई। अब एक बात तो साफ हो गई थी कि सिंक्लेयर केस एक पहले से रची गई साजिश थी। पर्दे के पीछे से किसी ताकत ने एक बेखौफ ब्लॉगर का कत्ल करवाया और एक चोर को फंसा दिया। उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी कॉम्प्रोमाइज किया। सिंक्लेयर केस पर काम कर रहे एक ऑफिसर को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया और दूसरा मतलब जेम्स मिस्टीरियस तरीके से गायब है। फिर शाम को जब जॉन घर लौटा तब उन्हें पता चला कि सिंक्लेयर केस में फंसाया गया वो चोर जेल में अचानक मरा हुआ मिला है। अब उन्हें शक होने लगा कि लूसी का पीछा किया जा रहा है और उनके परिवार पर भी नजर रखी जा रही होगी। जॉन का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी समय एक आदमी कार में बैठा कैमरा से उनके घर पर नजर रख रहा था। अगले दिन जॉन को शक हुआ कि टेक्निकल डिपार्टमेंट की एक हॉली नाम की लड़की उसे स्टॉक कर रही है। पुलिस स्टेशन में जॉन के पहले दिन से ही हॉली अक्सर इत्तेफाक से या जानबूझकर उसके सामने आ जाती थी। यहाँ तक कि लूसी भी जॉन से मिलने जब ऑफिस आई थी तब भी लूसी वही थी और उसने उनका वीडियो भी बना लिया था। एक बार जब जॉन सिंक्लेयर केस से जुड़ी फाइल देख रहा था तो हॉली सिस्टम अपग्रेड और पैचिंग का बहाना बनाकर उसके ऑफिस में आई। अब जॉन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसीलिए उसने मजबूरी में अपने कंप्यूटर का पावर कट कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसके कंप्यूटर में पोर्नोग्राफिक वीडियो हो। उस दिन ऑफिस में इस बात को लेकर कलीग के बीच थोड़ी गॉसिप भी हुई, लेकिन उसी शाम जब जॉन घर लौट रहा था तो वो हैरान रह गया, क्योंकि हॉली कार में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं वो कब से वहाँ थी। हॉली ने बताया उसे काफी समय से शक था कि जॉन पुलिस चीफ के अकाउंट का इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंशियल फाइल एक्सेस कर रहा है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसी ने सिस्टम से उसके एक्सेस के सारे निशान मिटाए थे। जॉन समझ नहीं पाया कि हॉली ने ऐसा क्यों किया। हॉली ने उसे बस हल्की सी वार्निंग दी कि दोबारा ऐसा मत करना। जॉन ने सोचा कि आखिर इस छोटे से पुलिस स्टेशन में और कितने राज छिपे हैं। घर लौटकर जॉन ने जेम्स ने जितने भी केस हैंडल किए थे उन्हें दोबारा पढ़ना शुरू किया। वो जेम्स के इन्वेस्टिगेशन किए गए केसेस में इस मिस्ट्री के क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे एक मिस्टीरियस कॉल आई। दूसरी तरफ का आदमी उसे इन्वेस्टिगेशन रोकने की वार्निंग दे रहा था और पूछ रहा था कि जेम्स वापस क्यों आया। जॉन को पूछने का मौका भी नहीं मिला कि सामने वाला कौन है, क्योंकि कॉल तुरंत कट गया। मतलब साफ था कि उन्होंने उसे जेम्स समझ लिया था। इसका मतलब जेम्स को भी उस आदमी के कॉल आते होंगे। आखिर ये है कौन? अब यही सवाल पूछने जॉन तुरंत लूसी से बात करने गया, लेकिन जवाब उसे अगली सुबह मिला। पता चला कि जेम्स के बेटे ने सीक्रेटली एक हैकर कोड इस्तेमाल करके जेम्स के फोन को हैक किया था और जेम्स के कॉल रिकॉर्ड ट्रेस किए थे। वो नंबर जूलियन बाटली नाम की एक औरत के नाम पर रजिस्टर था। लूसी को तुरंत एक जानी पहचानी औरत याद आई। फिर उन्होंने जब उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वो औरत 8 घंटे पहले ही किसी एड्रेस पर आई है। इसीलिए लूसी तुरंत अपने बेटे को लेकर वहाँ जाने निकल गई। दरअसल उसे याद आया था कि वो अपने पति के एक पुराने साथी की शादी में गई थी। शायद उस शादी की दुल्हन का नाम जूलियन बाटली था। फिर वो लोग सी साइड वेकेशन होम पहुँचे, मतलब जूलियन बाटली यही रुकी है। फिर लूसी जूलियन बाटली से मिलने गई। तब पता चला कि जेम्स को कॉल करने वाला उसका सबसे भरोसेमंद टीममेट मैट था, जिसे सिंक्लेयर केस पर जेम्स के साथ काम करने के लिए निकाल
दिया गया था। मैट ने सिंक्लियर केस के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरा हुआ है। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ रात में जॉन वापस पुलिस स्टेशन गया और केस को एनालाइज करने लगा, लेकिन तभी अचानक वहाँ हॉली गुस्से में आई। वो बार बार जॉन से सवाल करने लगी और जोर देकर कहने लगी कि उन्हें ऐसे दिखावा करते रहना चाहिए जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने उनके पुराने रिश्ते की बात छेड़ी और पूछा कि क्या उसे वो दिन याद है जब जेम्स ने उसे किस किया था। उसने ये भी बताया कि जेम्स और हॉली के बीच में एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, लेकिन बदकिस्मती से ये सीन साइमन ने देख लिया जो जॉन का जूनियर है। जॉन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हॉली का ये बिहेवियर जेम्स के साथ रोमांटिक रिलेशन की वजह से था। वो एकदम कंफ्यूज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो बस चुपचाप देखता रहा जब तक हॉली दरवाजा पटक कर चली नहीं गई। सबसे ज्यादा निराश साइमन हुआ। वो एक यंग पुलिस ऑफिसर है जो हमेशा जेम्स की इज्जत करता था। अब जॉन की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। उधर लूसी को भी कोई सुराग नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन जैसे एक डेड एंड पर आकर रुक गई, लेकिन तभी अचानक आए कॉल ने सब कुछ बदल दिया। दरअसल लूसी को हॉली का कॉल आया। कॉल पर हॉली ने लूसी को मिलने कहा। लूसी तुरंत कार लेकर घर से चली गई। अगली सुबह जॉन ने देखा कि जेम्स की सीनियर उसके घर आई है। दरअसल हॉली अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली और जेम्स की पत्नी लूसी को मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है। उसे क्राइम सीन पर पकड़ा गया। उसके हाथ में खून से सना हुआ नाइफ था। अब गवाह और सबूत इतने साफ थे कि अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि अंडरकवर डिटेक्टिव जॉन अपनी पत्नी मतलब भाभी को बेगुनाह कैसे साबित करेगा। लेकिन अपराधी मतलब लूसी से जेम्स मतलब जॉन का रिश्ता होने की वजह से जॉन को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। उसे बस इतना पता था कि विक्टिम उसकी कलीग हॉली थी। हॉली की एक नेबर के मुताबिक उसने बहस और लड़ाई की आवाज सुनी थी और उसी ने पुलिस को कॉल किया था। अब पुलिस पहुंची तो उन्होंने लूसी को वहां से निकलते हुए देखा। उसके हाथ में खून से सना नाइफ था। जॉन को शक से बचाने के लिए उसको ऑफिस में ही रोका गया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि लूसी मर्डरर नहीं हो सकती। फिर कुछ देर बाद जॉन को अपने कलीग कार्टर का कॉल आया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दूसरी तरफ लूसी थी। दरअसल पूछताछ के दौरान कार्टर को पता चला कि लूसी उस रात बाहर गई थी और वो नाइफ लूसी खुद के प्रोटेक्शन के लिए लेकर गई थी। फिर जब वो हॉली के अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने हॉली को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखा। लूसी ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जॉन के अलावा उसे पुलिस स्टेशन में किसी पर भरोसा नहीं था। किस्मत से कार्टर करीब 2 मिनट के लिए पानी लेने के बहाने बाहर गया। तब उसने अपना फोन अनलॉक करके टेबल पर उल्टा रख दिया। कार्टर ने ये जानबूझकर किया था। फिर वो बाहर जाकर वेट करने लगा। तभी इस मौके का फायदा उठाकर लूसी ने जॉन को कॉल किया। उसने जोर देकर कहा कि उसने बस हॉली के बारे में सुना था, उससे कभी मिली नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि कोई जानबूझकर उसे फंसा रहा है। उसे तो ये भी शक था कि पूरा पुलिस स्टेशन ही किसी के कंट्रोल में है। हालांकि जॉन पजल सुलझाकर केस सॉल्व कर सकता था, लेकिन इस बार सही रिजल्ट निकालने के लिए उसे क्राइम सीन को देखना जरूरी था। लेकिन बदकिस्मती से लूसी को उसी समय कॉल काटना पड़ा। नए एविडेंस सामने आ चुके थे जो लूसी के खिलाफ है। दरअसल हॉली के ऑटोप्सी रिपोर्ट से क्लियर हो गया था कि लूसी के हाथ में जो नाइफ था वही मर्डर वेपन है। उधर ऑफिसर साइमन को शक था कि लूसी का हॉली को मारने का रीजन जेम्स और हॉली के बीच का सीक्रेट रिलेशन हो सकता है। कुछ ही देर बाद जॉन को हथकड़ी लगाकर इंट्रोगेशन रूम में लाया गया। जब उसे हॉली के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तब जॉन ने कबूल कर लिया कि वो जेम्स नहीं बल्कि जॉन है और वो जेम्स बनकर पुलिस स्टेशन आया था। दूसरी तरफ क्राइम सीन पर उनकी सीनियर को एक चौंकाने वाला सीन दिखा। हॉली के घर की दीवारों पर जेम्स और उसके परिवार की इंफॉर्मेशन चिपकी हुई थी और उससे भी अजीब बात ये थी कि डेस्क पर एक फाइल रखी थी जिस पर उसका खुद का नाम लिखा था। सीनियर ने सख्त ऑर्डर दिए। उसने अपने ऑफिसर को वार्निंग दी कि यह किसी भी चीज को हाथ न लगाए क्योंकि उसकी खुद की भी इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी भी लिमिट कर दी गई थी। उन्हें एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम का इंतजार करना था। मतलब साफ था कि इस केस में कुछ ऐसे राज छिपे थे जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता। फिर जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें एक नया क्लू मिला। दरअसल हॉली का बॉयफ्रेंड पिछली रात उससे मिलने आया था। वो आधी रात तक हॉली के साथ था, फिर चला गया। जब हॉली के मर्डर की खबर मिली तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगा और वो तुरंत यहाँ आ गया। फिर पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई। वापस पुलिस स्टेशन में आने पर सबको जॉन के फेक इंस्पेक्टर होने की कहानी पता चली। कुछ दिन पहले जेम्स अचानक गायब हो गया था। तब लूसी को उसका बस छोड़ा हुआ लेटर मिला जिसमें जेम्स ने उसे किसी से भी कांटेक्ट करने से मना किया
दिया था, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे थे। इधर जॉन बस जेम्स के वर्कशॉप आकर क्लू ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे बार बार दूसरे मुश्किल केसेस में उलझा दिया जाता था। इसी दौरान गहराई से सोचने पर उन लोगों को समझ में आया कि हॉली का ना तो जॉन और ना ही जेम्स से कोई अफेयर था। हॉली बार बार जॉन के पास इसीलिए आती थी क्योंकि उसे शक हो गया था कि वो जेम्स नहीं है। उसने अफेयर की झूठी कहानी भी इसीलिए बनाई थी क्योंकि जॉन को उस बारे में कुछ पता नहीं होगा। उसे लगेगा जेम्स का हॉली के साथ अफेयर था, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो जेम्स नहीं बल्कि जॉन है। अब इस केस की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ने सबको इस बात को सीक्रेट रखने को कहा, लेकिन अब केस को सुलझाना और भी मुश्किल हो गया था क्योंकि सबको जॉन की उस खास काबिलियत की आदत हो गई थी जिससे वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता था। इसीलिए बाकी टीममेट को घर भेज दिया गया ताकि वो आराम कर सके। फिर रात में कार्टर ने जॉन को हॉली के केस की फाइल ला कर दी और कहा कि वो बस यहाँ तक ही मदद कर सकता है, बाकी सब जॉन को खुद करना होगा। अब उस रात जॉन ने क्राइम सीन की फोटोज देखकर पूरे केस को अपने दिमाग में दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। दरअसल लूसी अकेले अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंची थी। उसने डोरबेल पर हॉली का नाम देखा, लेकिन तभी उसने पाया कि अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। फिर उसने सावधानी से नाइफ निकाला, फिर घर के अंदर गई, लेकिन उसने देखा कि हॉली खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी है। तब वो शॉक रह गई। अब वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे पता चला कि हॉली आखिरी सांसें ले रही थी। तब लूसी घबरा गई और वहाँ से भाग निकली। ये सारी बातें जॉन के दिमाग में एक एक करके कनेक्ट होने लगी। अब अगली सुबह जब फाइल खोली गई तब तक जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चुका था, लेकिन आखिरी कंक्लूजन के लिए जॉन को केस से जुड़े सभी लोगों को क्राइम सीन पर लाने की जरूरत थी ताकि वो उनके रिएक्शन देखकर आखिरी रिजल्ट निकाल सके। तभी उनकी सीनियर वहां आई और उसने जॉन को ये आखिरी मौका दे दिया। फिर उसके टीममेट मिलकर ऑफिस के अंदर क्राइम सीन का मॉडल तैयार करते हैं। फिर जब सभी सस्पेक्ट वहां लाए गए तब जॉन ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। सबसे पहले उसने कहा कि ये एक अनजाने में हुआ मर्डर है। दरअसल लूसी हॉली से मिलने आधे घंटे पहले पहुंच गई थी क्योंकि हॉली ने लूसी को कहा था कि उसके पास जेम्स से जुड़ा एक क्लू है, लेकिन किलर को ये नहीं पता था कि लूसी आने वाली है। इसीलिए जैसे ही उसने लूसी की आवाज सुनी वो तुरंत ही छिप गया। जब लूसी ने किचन काउंटर के पीछे हॉली को चाकू लगा हुआ देखा तो उसने अनजाने में अपने हाथ में पकड़ा नाइफ नीचे रख दिया। इसी बीच किलर चुपके से काउंटर की दूसरी तरफ चला गया। किलर का सबसे पहला प्लान था कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन नाइफ देखकर उसका इरादा बदल गया। उसने लूसी की लापरवाही का फायदा उठाया। उसने अपने नाइफ को लूसी के नाइफ से बदल दिया और लूसी के नाइफ को नाइफ होल्डर में लगा दिया ताकि लूसी उस नाइफ को उठा ले जिससे मर्डर हुआ है और उस नाइफ पर लूसी के फिंगरप्रिंट आ जाए। ये सब करने के बाद किलर चुपके से बाहर निकल गया। दरअसल लूसी ने एक जरूरी बात नहीं बताई थी। उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी। वो इतने स्ट्रेस में थी कि उसने गलती से मर्डर वेपन उठा लिया और उसे ये बात पता भी नहीं चली। यही पूरी घटनाओं की कड़ी थी। अपने शक को साबित करने के लिए जॉन ने एविडेंस मंगवाए। पहली नजर में वो सब आम किचन नाइफ जैसे ही लग रहे थे जैसे हर घर में होते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि एक नाइफ बाकी नाइफ से लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर निकला हुआ था, जो कि लूसी का नाइफ है। अगर जॉन का अंदाजा सही है तो उस लूसी के नाइफ पर न सिर्फ लूसी के फिंगरप्रिंट होंगे बल्कि किलर के भी हो सकते हैं। अब ये सब देखकर हॉली का बॉयफ्रेंड और झूठ नहीं बोल पाया। उसे मानना पड़ा कि ये सब उससे अनजाने में हुआ है। आखिरकार जॉन ने लूसी को बचा ही लिया। मर्डर केस वही खत्म हो गया, लेकिन बाद में भी उसकी सीनियर ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। तब सच्चाई सामने आई। उसने जॉन को बताया कि असली किलर हॉली का बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि हॉली का एक साथी था जो इंफॉर्मेशन ट्रैफिकिंग में शामिल था। हॉली चोरी छिपे पुलिस की अंदरूनी जानकारी बाहर लीक कर रही थी। वो हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एम्प्लॉइज की सैलरीज में धोखाधड़ी कर रही थी और इम्पोर्टेंट फाइल मीडिया में बेच रही थी। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ब्लॉगर सिंक्लेयर हॉली की मेन क्लाइंट में से एक थी। पुलिस को ये भी पता चला कि हॉली ने कौन कौन सी जानकारी बेची थी क्योंकि ऑनलाइन सारे सबूत मिटा दिए गए। जब सिंक्लेयर का केस हुआ था तब सबसे पहले जेम्स क्राइम सीन पर पहुंचा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर हेडक्वार्टर से एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी गई जैसे हॉली के केस में भेजी गई और जेम्स और उसके साथियों को केस से हटा दिया गया। फिर भी असली इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं। थोड़े समय बाद 2 ऑफिसर ने उसे एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि ये रॉबरी के दौरान किया गया मर्डर है, लेकिन वो चाहे कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, सुपीरियर्स के दबाव में उन्हें भी केस से अलग कर दिया गया। हॉली को पता चल गया था कि जेम्स का ट्रांसफर हो चुका है और उसने ये भी जान लिया था कि जेम्स की जगह जॉन अभी सिस्टम में रहकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसीलिए उसने जॉन से पैसे लूटने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने गलत इंसान को निशाना बना लिया। इससे हालत और भी खराब हो गए। इसीलिए
हॉली ने जॉन को परखने के लिए एक चाल चली, मतलब उनके अफेयर वाली बात। साथ ही हॉली जॉन और लूसी दोनों से पैसे ऐंठने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन बाद में हॉली के साथी को उसका बिटकॉइन अकाउंट मिल गया। उसमें मौजूद पैसे आधे आधे नहीं बांटे गए थे, जिससे उनके बीच झगड़ा हो गया और वही झगड़ा मर्डर की वजह बना। दरअसल ये सब सिंक्लेयर केस के बटरफ्लाई इफेक्ट का नतीजा था, लेकिन सबके समझ के बाहर की बात ये थी कि आखिर वो कौन है जो जेम्स को सच तक पहुंचने से रोकने के लिए इतना कुछ कर रहा है। सिंक्लेयर केस की पूरी फाइल हेडक्वार्टर भेजी गई थी, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट वैन पहुंची तो वो वैन पूरी तरह खाली थी, मतलब सिंक्लेयर केस की फाइल हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंची। ड्राइवर की जांच करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला, सब कुछ एक मिस्ट्री बनकर रह गया। जॉन बहुत मुश्किल हालत में था, अब उसके लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखना मुमकिन नहीं था। अगर वो ऐसा करता तो उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाती, इसीलिए सबकी हिफाजत के लिए उसे अपने भाई की जगह रेजिग्नेशन डॉक्यूमेंट पर साइन करना पड़ा। अब जब जॉन जेम्स की पहचान छोड़कर सीनियर के कैबिन से बाहर निकला, तब वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता था। अब जब उसे पता है कि उसके भाई के गायब होने की क्या वजह है, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था, लेकिन तब भी उसने चुपचाप जेम्स की मदद करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसे एक वॉइसमेल मिला। वो वॉइसमेल उसके भाई जेम्स ने भेजा था। जेम्स ने कभी नहीं सोचा था कि जॉन इस मामले में उलझ जाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो सच की तलाश जारी रखेगा। उसके मुताबिक कैम्ब्रिज पुलिस स्टेशन अंदर से सड़ चुका था। जेम्स इसीलिए गायब हुआ था ताकि उसकी बीवी और बेटे पर कोई मुसीबत न आए। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आखिर तक जारी रखेगा। उधर जैसे ही जॉन जेम्स के घर लौटा, तभी वहाँ कार्टर आया। दरअसल कार्टर कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आया था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन की तरफ से जॉन के लिए एक जॉब ऑफर है। इसका मतलब था कि जॉन कभी भी कंसल्टेंट के तौर पर पुलिस स्टेशन वापस आ सकता है। लूसी बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो खुलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते थे। लेकिन जॉन को जेम्स का एक और वॉइसमेल मिला, जिसमें उसने लूसी और उसके बेटे को इस मुसीबत से बचाने के लिए कहीं दूर ले जाने को कहा था। तब जेम्स के बेटे ने कहा कि उसका बाप उस पक्षी की तरह है जो घोंसले में बच्चे देकर उड़ जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन ये सुनते ही जॉन को एहसास हुआ कि जेम्स का मैसेज दरअसल एक पजल है। वो तुरंत उस एनिमल वाली किताब को ढूंढने गया जो उनके पिता ने उनके लिए छोड़ी थी। आखिरकार उसे वो पेज मिला जिसमें घोंसला बनाने वाली बर्ड का जिक्र था और जॉन की वो ऑरेंज नोटबुक लिखे गए कोड को सुलझाने की है। जॉन कोड सुलझाने में बहुत तेज था। उसने समझ लिया कि नोटबुक में लिखे नंबर दरअसल रो के नंबर है और हर रो के पहले अक्षर से मैसेज बनता है। पहला पेज डिकोड करने पर उन्हें एक शिपिंग कंटेनर का एड्रेस मिला। फिर तीनों रात भर सफर करते हुए डॉक पहुंचे जहां वो कंटेनर रखे थे। उन्होंने कंटेनर नंबर 7 खोला तो अंदर उन्हें सिंक्लेयर केस की गायब हो चुकी सभी फाइल्स मिली। इसका मतलब था कि जेम्स ने सारी फाइल खुद चुराई थी। मतलब कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन ये सीजन यहीं पर खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका दूसरा सीजन अभी तक नहीं आया है, वो जल्द ही रिलीज होने वाला है और जैसे ही इसका दूसरा सीजन रिलीज होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।